तेईस के बारे में और बिहार डीएलएड के एग्जाम में साइंस से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं आपको साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह ही ये सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपको मालूम चल पाए कि आखिर आप कितने क्वेश्चन का हल कर पा रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार डीएलएड की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। तो फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन की पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए। मेरे बहुत करने के बाद भी बहुत कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपना स्कोर शेयर करते हैं। ये बातें जो मैं बोलता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिए इसका रीजन क्या है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप 20 क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी साइंस के, और आपके एग्जाम में भी साइंस के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जो आप देख रहे हैं 20 में से अगर 15-18 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन उतना सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 18 प्लस यहाँ पे राइट आंसर आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में आता होगा कि शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे फटाफट बी पर क्लिक कर देंगे, बी को रंग नहीं देंगे जो कि वाट है, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है उद्योग में शक्ति का इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वशक्ति, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है ताकि आप गलती ना करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जल्दीबाजी में गलती कर बैठते हैं। साथ ही मेरे पास ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि सर जो आप क्वेश्चन करा रहे हैं क्या गारंटी है इसकी, एक क्या गारंटी है कि क्वेश्चन आएंगे। देखिए जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के रिगार्डिंग, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लेवल के प्रश्न आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से सही का मिलान कीजिए। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे क्वेश्चन को हल करने का मैं बहुत ही सिंपल सा ट्रिक और यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है कि आखिरकार जो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड मेंशन किया गया है ए 1 2 3 और राइट साइड में क्या है ABC, यानी कि आपको मिलान करना है। तो सिंपली आपको इसमें देखना है कौन सा आपको सबसे पहले इजी लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो 4 नंबर पर दिया गया एक HP यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, आप सभी कैट जानते हैं कि 1 HP बराबर होता है 746 वाट, जो कि डी में दिया गया है। यानी कि जो यहाँ पे 4 नंबर का जो है वो डी होगा। तो 4 का डी देखिए ए में दिया गया है, 4 का डी, सी में 4 का ए है, तो सी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बी देखते हैं तो देखिए 4 का बी दिया गया, ए भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4 का डी आ रहा है। ठीक है, अब देखिए डी और ए, सॉरी ए और डी, ए और डी में 4 का डी दिया गया है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही है। यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा या तो ए होगा या फिर डी होगा, बी और सी तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब आपको कैसे फाइंड करना है, देखिए सेकेंड तरीका, और यहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन सा मिलाने पर सही आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मेंशन किया गया दूसरे में 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। किलोवाट बराबर कितना होता है तो आप सभी जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, जो कि 2 का सी होगा। ठीक है, तो 2 का सी यहाँ पे देखिए पहला में 2 का सी दिया गया है और यहाँ पे भी 2 का सी दिया गया है। यहाँ पे देखिए 2 का बी दिया गया, यानी कि डी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बताने का या फिर समझाने का तरीका मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे गलत कर बैठते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर आप मिलाकर हल कीजिएगा तो कभी भी गलती नहीं होगा। इसीलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसी टेक्निक का उपयोग आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया ऑटोमोबाइल की यात्री की दूरी मापने के लिए निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए जैसे ही यहाँ पे दूरी मापने की इकाई की बात की जाती है किस उपकरण से मापा जाता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार कौन सा होगा, क्योंकि दोनों इससे रिलेटेड है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए जैसे ही ऑटोमोबाइल में
यदि दूरी मापने की बात किया जाए तो उस समय आपको ओडोमीटर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑटोमोबाइल में यात्री की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको स्पीडोमीटर पर क्लिक करना है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाएगा वो ओडोमीटर होगा, और जब गति मापने के लिए उपयोग किया जाएगा वो होगा स्पीडोमीटर। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखिएगा, कभी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, थोड़ा रीजनिंग टाइप पर है और आपके एग्जाम में रीजनिंग भी आता है। देखिए एक्चुअली साइंस का ही क्वेश्चन है लेकिन रीजनिंग ऐसा लग रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है जैसे कि अमीटर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है, इस तरह से आपको बताना है कि ओम मीटर किसका मात्रक है। तो ओम मीटर किससे संबंधित है ये आपको बताना है, दाब, गति, वोल्टेज, प्रतिरोध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, ये रीजनिंग के सेक्शन में भी आ सकता है और साइंस के सेक्शन में भी आ सकता है, तो ऐसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, साइंस सारे चैप्टर को, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को ऐड करके रीजनिंग से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कमेंट देखने को मिलते हैं कि सर आखिरकार आप रीजनिंग मैथ की क्लास क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए मेरे पास ऐसा कुछ व्यवस्था है नहीं, आने वाले जो समय में होगा, इस डेट एग्जाम में तो नहीं हो पाएगा। साथ ही मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चन कमेंट देखने को मिलते रहते हैं कि सर आखिरकार आप कौन सी बुक से पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस के लिए हम कौन सी बुक लें। तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। बात करने वाली है बिहार डीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए इस बुक पे आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही ये संपूर्ण गाइड बुक है जो कि नए पैटर्न पर आधारित है, जो कि 120 क्वेश्चन इस बार आपको 2023 में लागू किया गया है, उसके अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। साथ ही संपूर्ण गाइड के साथ आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बुक को भी बाय कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी और बेस्ट होती रहेगी। ठीक है, इन दोनों बुकों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। देखिए मेंशन किया गया है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, यानी कि जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से बताना है कि किस पर कार्य निर्भर नहीं करता है। तो आप सभी कैड जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है Fs cos थीटा, और आपने थोड़ा बहुत ही बेसिक इसका पढ़ा होगा वर्क के बारे में। तो इसका फॉर्मूला होता है W बराबर यानी कि वर्क बराबर Fs cos थीटा। तो इस फॉर्मूले के अनुसार आसानी से आप इसमें हल कर पाएंगे, जो कि मेंशन किया गया है वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रयुक्त होता है, बिल्कुल cos थीटा, यहाँ पे थीटा का उपयोग होता है। प्रयुक्त बल तो है F है, विस्थापन भी है, और यहाँ पे दिया गया मेंशन किया गया वस्तु के प्रारंभिक वेग। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग यहाँ पे यू का कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे दिया ही नहीं गया, इसीलिए जो राइट आंसर हो जाएगा ए डी हो जाएगा। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। देखिए आपको इस फॉर्मूलों को याद रखना है, W बराबर होता है Fs cos थीटा, और इन सारे फॉर्मूलों को आप जब देखिएगा तो यहाँ पे कोण के बारे में बात किया गया है। बल विस्थापन, प्रयुक्त बल भी है, विस्थापन भी है, लेकिन प्रारंभिक वेग नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और यही बताना था कि किस पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिमाण होती है, इसे क्या कहा जाता है। जब भी हम लोग ध्वनि सुनते हैं या फिर कोई भी डीजे आपने सुना होगा, डीजे में जो गाना बजता है, तो किसी दीवार में जो टकरा कर आवाज आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उसे हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हम लोग इको भी कहते हैं, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्वनि चैप्टर से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि आने वाले क्लासेस में आपको लूंगा, और आप घर पर भी इसको अच्छे से जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया हाइपोमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाइपोमेट्रोपिया क्या होता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, इससे आपको क्लियर हो पाएगा। तो देखिए जो आपको हाइपोमेट्रोपिया होता है ये आपको निकट दृष्टि दोष नहीं होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। और दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो मायोपिया से पीड़ित व्यक्तियों को जो उपयोग किया जाता है वो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मायोपिया होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद
परमाणुओं या अणुओं की आयनों की संख्या क्या कहलाता है, ये आपको बताना है, या फिर क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा एवोगाड्रो संख्या। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है, फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या के बारे में आप जानते होंगे, जो कि आवर्त सारणी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, ये आपको बताना है। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर आपको ऋणात्मक आवेश होता है, क्रिप्टॉन पर नहीं होता है पॉजिटिव आवेश। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो सकारात्मक होता है, धनात्मक होता है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर किस पर प्रक्षेपित किए थे, ये आपको बताना है। यानी कि जो अल्फा कण था ये किस पर प्रक्षेपित किया गया था, चांदी पर, एल्युमिनियम पर, टाइटेनियम या फिर स्वर्ण। तो जो देखिए रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था, परमाणु मॉडल दिया था, इन्होंने स्वर्ण के पत्तों पर एक प्रक्षेपित किया था, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे बेसिक क्वेश्चन है साइंस के। अगर आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर समझिए कि आपकी तैयारी वीक है, और आप इस क्वेश्चनों को हल कर पा रहे हैं तो सोचिए आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि सारे ए लेवल के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। यानी कि यहाँ पे 3 ऐसे ऑप्शन दिए गए होंगे जो कि अम्ल का गुण होगा, और इसमें से एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो कि अम्ल का गुण नहीं है। चलिए हम इसको समझते हैं। पहला देखिए मेंशन किया गया है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल सही है, अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, बिल्कुल गलत है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत ही बताना था। जो अम्ल का स्वाद होता है वो कड़वा होता है, न कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, न कि कड़वा होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, इनमें से आपको बताना है कौन सा उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उभयधर्मी यानी कि जो दोनों में शामिल हो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मेंशन किया गया, SO2, N2O, CaO या फिर ZnO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ZnO। बहुत सारे काइंड के मन में डाउट होगा कि सर ये इसका डी ऑप्शन राइट आंसर क्यों होगा। देखिए 3 उभयधर्मी होते हैं, जो कि Zn हो जाएगा, Pb हो जाएगा, साथ ही एक और है जो कि मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको जरूर टेलीग्राम ग्रुप में इसका जो ट्रिक है सेंड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए मेनली आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन किस समूह में आता है। तो आप सभी कैंट जानते हैं कि वो पहले समूह में है, जो कि पहले समूह को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, और हाइड्रोजन क्षारीय धातु का ही समूह है। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ए वर्ग के हम लोग तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं, द्वितीय वर्ग के तत्वों को हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अक्रिय गैस 18वें समूह में है, और हैलोजन तो 17वां समूह में है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंटों को अगर आप याद रखते हैं तो बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है, ये आपको बताना है। तो जो आपको ड्राई आइस है, जो सूखी बर्फ है, वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो परमाणु ऊर्जा स्टेशन से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पूछा गया काकरापार, तो ये तो आपको गुजरात में है। साथ ही आपको याद होना चाहिए कि कर्नाटक में कौन सा है, तो कर्नाटक में आपको कैगा है, कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। महाराष्ट्र में आपको तारापुर है, साथ ही आपको नरौरा है उत्तर प्रदेश में। ऐसे करके बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो ऊर्जा स्टेशन है उनके बारे में पूछा जाता है, तो उनको जरूर आप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो जो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक के रूप में जाना जाता है, पिता के रूप में जाना जाता है, वो है लालजी सिंह, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है, ये आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। पेड़ की जो आयु की गणना है ये आपको वार्षिक वलय की संख्या गिनकर प्राप्त की जाती है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है,
ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है ये आपको बताना है। यानी कि जो ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक एसिड है, इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, ये है टमाटर। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपको टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि आप सभी कैंड जानते होंगे। तो यहाँ पर अम्ल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से जरूर पढ़िएगा। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड रख रखा है, जो कि कंप्यूटर भी साइंस के अंतर्गत ही आता है, तो कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन मेंशन किया गया है, कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकता है, स्कैनर, माउस, इंटरनेट या फिर सीपीयू। देखिए जो कंप्यूटर होता है ये सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें सीपीयू में सब कुछ होता है। आप जानते भी होंगे कि सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सीपीयू। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। तो दुनिया का जो पहला प्रोग्रामर है ये एडा लवलेस को माना जाता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आप इन दोनों ऑप्शनों को भी समझ लीजिए। के जनक कहे जाते हैं वो तो हैं चार्ल्स बेबेज, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं एलन ट्यूरिंग। जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। बहुत सारे कैंट यहाँ पे चार्ल्स बेबेज पर क्लिक कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, साथ ही टिम बर्नर्स-ली के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि www जो आप यूज करते हैं किसी वेबसाइट को सर्च करने के लिए, उसका आविष्कार इनके द्वारा ही किया गया था। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन देखे हैं। सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना स्कोर शेयर कीजिए कि आखिरकार आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही घर पर 4 से 5 घंटा पढ़ाई करते रहिए। साथ ही प्रैक्टिस के रूप में अब हमारा वीडियो भी देखते रहिए डेली सुबह 8 बजे। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।